Hello everyone. Today I am going to take class on emphysema, one of the chronic respiratory disease of lower respiratory system. आज हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिजीज़ डिस्कस करेंगे या कंडीशन डिस्कस करेंगे वो है एम्फाइसीमा, जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD के अंदर आती है, क्योंकि एक क्रोनिक डिजीज़ है. Start our topic emphysema with introduction. Now I'm going to introduce my topic emphysema. Emphysema, from the Greek word of inflation, is a lung disease that involves damage to the air sacs in the lungs. Emphysema is a long-term progressive disease of the lung that primarily causes shortness of breath due to overinflation of the alveoli, air sacs in the lungs. Emphysema affects the wall of the millions of tiny air sacs in the lungs, which become inflamed and lose elasticity, causing the bronchioles to collapse. It occurs most often in smokers, but it also occurs in people who regularly breathe irritants. इट मीन्स कि एम्फाइसीमा जो है एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसके अंदर जो एयर सेक्स है, एल्वोलाई है, वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा और वो वापस अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएंगे. तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ओवर इन्फ्लेशन मतलब जो उनका इलास्टिसिटी है, दे लॉस देयर ओरिजिनल इलास्टिसिटी इन दिस कंडीशन, एंड जो उनका वॉल्स है एयर सेक्स का वो भी अफेक्ट होता है इस डिजीज़ के अंदर. और क्या होगा, जिसके कारण जो एयर सेक्स है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे और वो कोलैप्स हो जाएंगे. और जो मोस्ट कॉमनली ये देखा गया जिन लोगों में जो कि स्मोकर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें जो है ये COPD जो एम्फाइसीमा डिजीज़ होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है. इसके अलावा जो इरिटेंट्स, ब्रीथिंग इरिटेंट्स है, फ्यूम्स है, उनके कांटेक्ट में जो रहते हैं उनमें भी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के अंदर जो जेनेटिकली अपन बता सकते हैं, उसके कारण भी ये जो है होता है. तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एम्फाइसीमा. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की. तो एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा इज़ ए पैथोलॉजिकल टर्म दैट डिस्क्राइब्स एन एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द एयर स्पेस बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई. तो ये डेफिनेशन मीन्स क्या है कि इन एम्फाइसीमा जो गैस एक्सचेंज है, impaired gas exchange oxygen carbon dioxide results from destruction of the walls of the over distended alveoli. तो ये डेफिनेशन है, रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर. एम्फाइसीमा इज ए पैथोलॉजिकल टर्म दैट डिस्क्राइब्स एन एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द एयर स्पेस बियॉन्ड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द alveoli. Types of emphysema. There are mainly 3 types of emphysema based on the changes taking place in the lungs: panlobular or panacinar, centrilobular or centroacinar, and third one is paraseptal. In the panlobular type, there is destruction of the respiratory bronchiole, alveolar duct and alveoli. All air spaces within the lobule are essentially enlarged. The patient with this type of emphysema typically has a hyperinflated and the barrel chest, यानी हाइपर एक्सपेंडेड चेस्ट जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं पेनलेबुलर के अंदर, बैरल चेस्ट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन. इसके अलावा मार्क डिस्पनिया जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिल सकती है. कब? जब हम सांस को छोड़ रहे हैं. मार्क डिस्पनिया ऑन एक्सजन एंड वेट लॉस, और जो है वज़न अपने को घटता हुआ देख सकते हैं. टू मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स
Negative pressure is required during inspiration, and an adequate level of positive pressure must be attained and maintained during expiration. The patient becomes increasingly short of breath, the chest becomes rigid, and the ribs are fixed at their joints. ये सब था पेन लोब्यूलर एम्फाइसीमा में. सेकंड जो है अपना सेंट्री लोब्यूलर और सेंट्रोएसिनार एम्फाइसीमा. तो इसमें क्या होता है, इन द सेंट्री लोब्यूलर फॉर्म pathologic changes take place mainly in the center of the secondary lobule, preserving the peripheral portions of the acinus. Frequently there is a dearrangement of ventilation perfusion ratios, producing chronic hypoxemia, hypercapnia, polycythemia and episodes of right-sided heart failure. This leads to central cyanosis, peripheral edema and respiratory failure. Third है paraseptal emphysema. And paraseptal emphysema, also known as distal acinar emphysema. तो इसमें क्या होगा, डिस्टाल एयरवे स्ट्रक्चर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे. इसके अलावा एल्वियोलर डक्ट्स एंड एल्वियोलर सैक्स जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे. द प्रोसेस इज लोकलाइज्ड अराउंड द सेप्टे ऑफ द लंग और प्लूरा. तो ये तीन टाइप्स थे, पेन लोब्यूलर, सेंट्रीलोब्यूलर एंड पेरासेप्टल. नाउ कम्स ऑन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ emphysema. There are lot of causes, but the main cause of emphysema is smoking, cigarettes, alpha-1 antitrypsin deficiencies. So start with emphysema develops due to first smoking cigarette, more common, about 80 to 90% of all cases. Cigarette smoking, pipe, cigar and other types of tobacco smoking are also risk factors. In addition, passive smoking contributes to respiratory symptoms and COPD. When smoking damages the cleansing mechanism, airflow is obstructed and air becomes trapped behind the obstruction. The alveoli greatly distended, diminishing lung capacity. Smoking also irritates the goblet cells and mucus glands, causing an increased accumulation of mucus. Which in turn produces more irritation, infection and damage to the lung. Second, inhale toxin or other irritants. Third, occupational exposure to chronic fumes, HIV infection or any other immunodeficiency conditions of human body. Alpha-1 antitrypsin deficiency. Alpha-1 antitrypsin deficiency is one of the most common genetically linked lethal disease. नेक्स्ट उसके अलावा है फ्रीक्वेंट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. अगर बार बार लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, ओल्डर एज और एडवांस एज, 50 साल से ऊपर अगर एज है, एज बढ़ रही है, तो उसमें जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है. तो दीज आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स: स्मोकिंग सिगरेट, इनहेलिंग टॉक्सिन्स, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू क्रॉनिक फ्यूम्स, HIV infections, alpha-1 antitrypsin deficiencies, frequent lower respiratory infections and older age. Now we comes on clinical manifestation. Clinical manifestation include early symptoms include coughing in the morning, coughing up clear sputum, wheezing. Wheezing means the sound जब सुनेंगे अपन स्टेथोस्कोप से तो अलग से साउंड सुनाई देगा, विजिंग साउंड सुनाई देगा. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ विथ एक्टिविटी, जब भी कोई काम करेंगे, एक्सेसिव काम करेंगे तो
क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने का चांस रहेगा। डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंट, जब भी हम कोई काम करेंगे, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करेंगे, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के कारण, रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होने के कारण जो है हम प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। एज द डिजीज प्रोग्रेसेस पेशेंट एक्सपीरियंस आफ्टर अर्ली सिम्टम्स, जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी, आगे बढ़ेगी, एडवांस स्टेज पे जाएगी, तो क्या होगा, इंक्रीजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी डिस्पनिया या सांस लेने में प्रॉब्लम फिर होने लग जाएगी। रैपिड ब्रीथिंग, चोकिंग सेंसेशन व्हेन लाइंग फ्लैट, ऐसा लगेगा कि सांस रेस्पिरेशन जो है एकदम से ब्लॉक हो गया या एयर जो है ट्रैप हो गई है। ब्लूइश लिप्स एंड साइनोसिस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। साइनोसिस जो है, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड में तो होगा। फटीग, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण जो है कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो थक गया है, फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा, खेल नहीं पाएगा ज़्यादा, तो जो है उसको हमेशा ये महसूस होगा कि वो थका हुआ है, काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्टडीज़ में, अपने डेली रूटीन वर्क में, तो कहीं ना कहीं उसको फटीग महसूस। इंक्रीज चेस्ट साइज यानी बैरल चेस्ट, बैरल चेस्ट जो है एम्फाइसीमा के अंदर देखने को आपको मिल सकता है कि नॉर्मल चेस्ट से क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट जो है देखने को मिलेगी, जिसको अपन बैरल चेस्ट बोल सकते हैं। तो दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एम्फाइसीमा। इसके अलावा जो है सांस लेने की पर्स, ब्रीथिंग थ्रू पर्स लिप्स, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, swelling in the ankles and legs, coughing up thick or bloody mucus. All these are the clinical manifestations of emphysema. Now we comes on pathophysiology. Pathophysiology और जो है एम्फाइसीमा की, जैसा कि आपने देखा है कि या तो ये जितने भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे स्मोकिंग है या कुछ भी गैसेस इनहेल कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, या एज बढ़ रही है, या अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, तो किसी भी कारण से ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर स्टिमुलेशन ऑफ एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन, वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन क्रिएट करेंगे लंग्स में जाके, और जिसके कारण क्या होगा, द इनफिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, जिसके कारण क्या होगा, द इंक्रीजेज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंकियल एंड म्यूकस ग्लैंड्स, और किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उनका म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड्स इन द लार्ज ब्रोंक्यूल्स, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, जिसके कारण एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होने से जो सीलियरी फंक्शंस है, जो क्लियर करती है म्यूकस को, वो उसका फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा। वो इतना जो म्यूकस प्रोडक्शन हुआ है एक्सेसिव अमाउंट में, वो उसको प्रॉपरली क्लियर नहीं कर पाएगी। इन्फ्लामेशन एंड एडिमा इन ब्रोंकाई, तो जो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन एंड एडिमा क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो, तो जो एयरवे है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, एंड वहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस के कारण और एडिमा के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म हो जाएगा, तो एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस आर इम्पेयर्ड। जो म्यूकोसिलियरी फंक्शन है, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंजाइम प्रोटीएज एंड इलास्टेज destroy the connective tissue of the lungs, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रेकडाउन और लॉस ऑफ एल्वुलर वॉल्स एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स, मतलब जो लंग्स है अपना, लंग्स लॉस द इलास्टिसिटी
और इलास्टिक रिकोइल यानी जो वो एल्वियोलाई है या एयर सैक्स है जो कि इन्फ्लेट होते हैं और वापस अपने प्रॉपर शेप में आते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनमें ओवर डिस्टेंशन हो गया है, ओवर इन। तो परमानेंट फॉर डिस्टेंशन ऑफ द एयर स्पेसेस डिफ़िकल्ट इन एक्सपीरेशन। तो परमानेंट डिस्टेंशन ऑफ द एयर स्पेस और एयर सैक्स और एल्वियोलाई, जिसके कारण क्या होगा, सांस को बाहर छोड़ने में यानी एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम होगी, दैट इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फाइसीमा। Now we comes on assessment and diagnostic. Assessment and diagnostic finding. Health history and physical examination. In health history we should ask about the smoking history, exposure to risk factors, types, intensity, duration, past medical history, respiratory disease problems including asthma, allergy, sinusitis, history of respiratory infections। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में अपन फैमिली हिस्ट्री ऑफ COPD और अदर chronic respiratory diseases, pattern of symptom development, history of exacerbations or previous hospitalization for respiratory problems, presence of comorbidities, impact of the disease on quality of life। तो ये सब चीज़ें अपन हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन जो है अपने को व्हीजिंग साउंड सुनाई दे सकता है, बैरल चेस्ट अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देख सकते हैं, महसूस कर पता कर सकते हैं। इसके अलावा स्पायरोमेट्री एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो spirometry is used to evaluate airflow obstruction which is determined by the ratio। इसके अलावा जो है चेस्ट एक्सरे एंड CT स्कैन ऑफ द चेस्ट, ABG एनालिसिस टू नो अबाउट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड, तो जिससे अपने को साइनोसिस का पता चल सकता है, या हाइपर कैप्निया जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसके बारे में। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड सेल काउंट WBC RBC काउंट का पता करेंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द ब्लड उसका पता करेंगे। पल्स स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे कि कहीं जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का पता करने के लिए। पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन्स करेंगे कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वेदर इट इज़ मेंटेन इन बॉडी और नॉट, और अगर नहीं है तो कितना इम्पेयर्ड हो चुका है, तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। टेस्टिंग फॉर अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की पेशेंट को अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन का डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो ऑल दीज आर द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ द एम्फाइसीमा। Now we comes on medical management of the emphysema. The treatment for emphysema can take many forms. Different approaches to treatment are available. तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है उसका गोल ये रहेगा कि जो कंडीशन है उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करने की कोशिश की जाए। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो दिए जाए, लाइफ जो है उसको बढ़ाई जाए, पेशेंट को जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन ने देखे, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। तो फर्स्ट है अपन देंगे ऑक्सीजन थेरेपी। एज द डिजीज़ प्रोग्रेसेस पेशेंट्स में रिक्वायर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन टू एबल टू फंक्शन। ऑक्सीजन अगर नहीं ले पा रहा है पेशेंट, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, डिफ़िकल्टी अगर प्रेजेंट है ब्रीथिंग के अंदर, तो अपन उसको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे टू हेल्प द पेशेंट। सेकेंड है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स आर यूज टू रिलैक्स द स्मूथ मसल्स दैट सराउंड्स द ब्रोंक्यूल्स एंड अलाउ द breathing tubes to dilate and allow
मोर एयर फ्लो। आपको जैसे अपने पता है ब्रोंको डायलेटर्स अपन जो है डायलेट करने के लिए स्मूथ मसल्स ब्रोंकोस के स्मूथ मसल्स को डायलेट करने के लिए देते हैं ताकि जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर हो सके, जो ऑब्स्ट्रक्शन आया है वो दूर होके और जो एयरवे है क्लियर हो सके और एयर फ्लो मेंटेन रह सके। दीज मेडिकेशंस कैन बी इनहेल्ड यूजिंग मेटर डोज इनहेलर, पाउडर इनहेलर डिवाइसेस। कुछ एग्जांपल्स है इसके, जैसे द शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स इंक्लूड एल्ब्यूटिरोल, थियोफाइलिन। जो लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स है वो है फॉर्मोटिरोल, टायोट्रोपियम, साल्मेटेरोल। तो ये दीज आर द ब्रोंको डायलेटर्स। थर्ड है, इसके अलावा अपन स्टेरॉइड्स जो है यूज़ कर सकते हैं। इनहेल्ड एज एन एरोसल स्प्रे, स्टेरॉइड्स कैन हेल्प रिलीव सिम्टम्स ऑफ एम्फाइसीमा associated with asthma and bronchitis. Corticosteroids can help people with chronic obstructive pulmonary disease by inhibiting many of substances that cause airways to narrow. Third है, fourth है next, antibiotics. Antibiotics may be used to help fight respiratory infections. अगर कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक, प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स जो है दी जाएगी। जैसे कि इन्फेक्शन यानी ब्रोंकाइटिस है या निमोनिया है, तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाएगी, एडमिनिस्टर की जाएगी, जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ब्रीथिंग टेक्निक्स, स्पेशल मेथड्स ऑफ ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, जैसे डीप ब्रीथिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एंड पर्स स्लीप ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड कफिंग टेक्निक्स जो है आप पेशेंट को बतानी पड़ेगी और पेशेंट को उसका किस तरह से करना है। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, पर्स स्लीप ब्रीथिंग जो किस तरह से करते हैं, दोनों ऑटो को बंद करके नाक के द्वारा ये रेस्पिरेशन करना है। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग यानी सिर्फ डायफ्राम में ही एयर जो फिल होनी है और वापस जो है बाहर निकालनी है। तो ये है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी रेस्पिरेशन जो है वो एकदम डीप रेस्पिरेशन लेना है, इनहेलेशन जो है डीप करना है, फिर जो है रेस्पिरेशन को वापस एक्सेल करना है। तो इनहेल और एक्सेल जो है वो डीप थोड़ा देर से तक करना है। इसके अलावा पोस्चुरल ड्रेनेज, तो दिस टेक्निक्स हेल्प्स टू रिमूव सिक्रेशंस फ्रॉम द एयरवेज। द पेशेंट लाइज इन अ पोजिशन दैट अलाउज ग्रेविटी टू एड इन ड्रेनिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स। पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करते हुए उसको जो सिक्रेशंस है उसको रिमूव किया जाता है। दिस इज़ ऑफन डन आफ्टर द पेशेंट इनहेल्स एंड एरोजल मेडिकेशन। अगर स्टेरॉइड लिया है या नेबुलाइजेशन किया गया है पेशेंट को, तो उसके बाद जो है पोस्चुरल ड्रेनेज किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है लास्ट, चेस्ट परकशन। This technique involves a caregiver lightly clapping the back and chest of the patient. It may help to loosen thick secretions, यानी पेशेंट की पीठ पे जो है अपने हाथों से जो भी केयर गिवर है या नर्स है, अटेंडेंट है, धीरे धीरे जो क्लैप करेंगे ताकि क्या होगा, जिससे जो थिक सिक्रेशंस है, म्यूकस जो जमा हो गया है, एक्सेसिव म्यूकस जो जमा हो गया है, वो क्या होगा, लूज़ होगा और इससे उसको बाहर निकलने में, ड्रेन करने में मदद मिलेगी। तो ये था मेडिकल मैनेजमेंट एम्फाइसीमा का। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए या सर्जरी के लिए पेशेंट को बोला जाता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ एम्फाइसीमा में फर्स्ट जो है वो है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें रिमूविंग द डिजीज टिश्यू हेल्प्स द लंग वर्क मोर एफिशिएंटली एंड हेल्प्स इम्प्रूव ब्रीथिंग। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी इट इज़ एन ऑप्शन फॉर ए स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पेशेंट। दिस सबसेट इंक्लूड्स पेशेंट विथ होमोजीनियस डिजीज और डिजीज दैट इज़ फोकस्ड इन वन एरिया एंड नॉट वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द लंग्स। तो इसमें क्या करेंगे, रिमूविंग द डिजीज टिश्यू हेल्प्स द लंग वर्क मोर एफिशिएंटली एंड हेल्प्स इम्प्रूव ब्रीथिंग। लंग रिडक्शन में एलिमिनेट द नीड फॉर
supplemental oxygen and make it much easier for the person to breathe. Second जो है बुलेक्टोमी. बुलेक्टोमी is a surgical option for select patients with bullous emphysema. तो इसमें क्या करेंगे, बुले जो है, बुले को रिमूव कर देंगे बुलेक्टोमी में. तो बुले क्या है, बुले आर एनलार्ज एयर स्पेसेस दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू वेंटिलेशन बट ऑक्यूपाई स्पेसेस इन द थोरैक्स. तो इस कारण बुले क्या करते हैं, वेंटिलेशन में यानी रेस्पिरेशन में हेल्पफुल नहीं रहते हैं, सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ पे है, तो उसको रिमूव कर देते हैं ताकि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपर हो सके. थर्ड है लंग ट्रांसप्लांटेशन. लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी इज़ अनदर ट्रीटमेंट दैट में हेल्प a small number of emphysema sufferers. A lung transplant is a complex procedure that carries substantial risk of complications. So lung transplantation जो है एंड स्टेज अगर रहेगा एम्फाइसीमा का, ट्रीट नहीं हो पाएगा तो लंग ट्रांसप्लांटेशन करेंगे. तो इसी के साथ जो एम्फाइसीमा का टॉपिक है समाप्त हो रहा है. थैंक यू.